नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है आपका टेस्ट में। और ये 16 यानी 16वां जो टेस्ट है, इसके कुछ प्रश्नों को जरा देखिएगा। बड़ा अच्छा पेपर बनाया, मेहनत करके पेपर बनाया गया था, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए हाजिर है। बड़े बड़े प्रश्न हैं क्योंकि लेवल भी आपका बड़ा है, बड़े आदमी बनने वाले हैं, तो उस हिसाब से ही पेपर है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। और टालना क्या है, कौन से कथन सही है। ठीक है, महान्यायवादी को संसद के किसी सदन या संसदीय समिति की बैठक में बोलने का अधिकार बिल्कुल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में ऐसा लिखा हुआ है कि महान्यायवादी और मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्री उस सदन में मत देगा जिसका वह सदस्य है। महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत इनका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो भाई साहब, ये स्टेटमेंट 2 तो जो है गलत है, और अपने को सही टालना है ना, तो दो दो जहां जहां पर है उनको बाहर कर देते हैं। तो 2 यहां पर है, ये बार हो गया। 2 यहाँ पर है, ये भी बार हो गया। 2 यहाँ पर है, ये भी बार हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका आंसर सी होगा, केवल एक ही सत्य। देख लेते तीसरा भी। महान्यायवादी को उसी प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि राष्ट्रपति इन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। तो इसका आंसर है केवल सी, यानी केवल एक ही सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्तमान में सौम्या रॉय बर्मन लेखा महानियंत्रक है, सीजीए है। सीजीए साथियों, आप जानते हैं 1976 में इस पद का गठन किया गया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अकाउंटिंग का काम करता है। इस पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेखा महानियंत्रक भारत सरकार के खातों का तैयार करने का काम करता है, बिल्कुल, जिसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, लेखांकन का कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सीएजी भारत सरकार के लेखांकन मामलों का मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल गलत है। सीएजी की जगह पर ये काम सीजीए करता है, और अपने से पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी जो है वो सही नहीं है। महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार फिर सही नहीं है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ये कहता है कि महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने का काम करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि वह सर्वोच्च विधिक अधिकारी। पहली बात, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। ये अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ भी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल। इफ यू वांट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, देन यू शुड बी हैव क्वालिफिकेशन फॉर द जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा भी सही है। महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये गलत बात है। वो निजी प्रैक्टिस नहीं है, ये शब्द होता है प्रैक्टिस। वे अपने कार्यकाल में निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वे भारत सरकार के खिलाफ में केस नहीं लड़ सकते। बाकी उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है। तो डी इसका स्टेटमेंट गलत है, और हमसे यही पूछा गया कौन सा गलत है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है। ओके, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। देखिए, ये वाली बात गलत है।
कोई टेन्योर नहीं दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, वो ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है, लेकिन उनका टेन्योर फिक्स नहीं है। आप लोग जानते हैं कि वेणुगोपाल साहब पहले 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए, फिर 1 साल का एक्सटेंशन मिला, कुछ दिनों पहले उनको एक बार फिर 1 साल का एक्सटेंशन मिला, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। सोली सोराबजी पहले महान्यायवादी थे जो सर्वाधिक 13 वर्षों तक पद पर आसीन रहे। सोली सोराबजी भारत के महान्यायवादी रहे, ये बात सही है। सोली सोराबजी का निधन अप्रैल 2021 में हुआ, ये भी सही है, लेकिन पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ साहब रहे और हाईएस्ट अवधि तक महान्यायवादी रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। तो ये दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए उन अर्हताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश बनने के लिए होती। बिल्कुल सही है, ये तीसरा सही है। तो भैया इसमें तो केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 इसका आंसर है, बिल्कुल सही बात। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर टालना है कौन सा सही है। राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले भारत का महान्यायवादी राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अरे भाई, राज्यसभा क्यों, लोकसभा ने क्या बिगाड़ा है? अनुच्छेद 88 ऐसा कहता है, भाग ले सकता है, सही बात है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। अरे भाई, वो किसी भी सदन की किसी भी समिति का मेंबर हो सकता है। लोकसभा में मत डाल सकता है, गलत, वो किसी भी सदन में मत नहीं डाल सकता, बिकॉज वो मेंबर नहीं हो सकता है। राज्यसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। तो 3 जो है भाई साहब वो गलत है। राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल एक सही बात है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, 2 भी सही बात है। राज्यसभा में बोल सकता है, यानी 4, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। CAG के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सेवानिवृत्ति के बाद CAG भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन वे कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है। हालांकि आपको ये भी बताया था कि त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी यानी TN चतुर्वेदी साहब जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद कर्नाटक राज्य के राज्यपाल बनाए गए थे, लेकिन वो सरकार के अधीन पद नहीं है, तो पहली बात तो सही है। CAG के कार्यालय का समस्त प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा भी अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है। और आप जानते हैं भारित व्यय ऐसा व्यय है जिस पर संसद विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन मतदान नहीं होता। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी इसका आंसर सी 1 व 2 दोनों सही। भारत के CAG के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। CAG के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 ऐसा कहता है। और इस संदर्भ में कोई कॉलेजियम नहीं है, तो ऑब्वियसली मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। CAG का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 148 की जो भावना है वो यही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है, बिल्कुल। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन वो किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं ले सकते। CAG को राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 148 में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से CAG को हटाया जाता है, यानी चौथी वाली बात जो है वो गलत है। और प्रश्न यही तो पूछा है कि कौन सा असत्य है। निम्न में से किसके द्वारा भारत के CAG के पद का सृजन किया गया। भाई, CAG के पद का सृजन तो संविधान के द्वारा है ना। अनुच्छेद 148 में है, 149 में है, 150 में है, 151 में है, और भी कई सारे अनुच्छेद है, आपको बता रखा है। 377 में है,
279 में है, सर्टिफिकेट वाला भूल गए क्या? शुद्ध आगम के संदर्भ में सर्टिफिकेट सीएजी, कई सारे अनुच्छेदों में उल्लेख है, तो प्रश्न का आंसर है बी। सीएजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फिर करना क्या है? सत्य कथन की पहचान करनी। ओके, वर्ष 1976 में भारत सरकार के लेखांकन का कार्य सीएजी से ले लिया गया, बिल्कुल ले लिया गया, और ये कार्य सीजीए को दे दिया गया, लेखांकन का कार्य भारत सरकार का। ठीक है, 1971 सीएजी डीपीसी अधिनियम 1971 बनाया गया। हाँ, ये बात भी सही है, दिक्कत क्या है? 1971 में डीपीसी सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस अधिनियम बनाया गया, इसी के तहत सीएजी का कार्यकाल वगैरह फिक्स किए गए, इसी के तहत सीएजी, इसी अधिनियम में 1976 में संशोधन करके सीएजी से लेखांकन का कार्य लिया गया। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और अपने को सही कथन की पहचान करनी थी, यानी सी। बिल्कुल, आगे बढ़े। सीएजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, लोक लेखा समिति भारत के सीएजी, अरे लोक लेखा समिति थोड़ी होती है, सीएजी लोक लेखा समिति का फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड होता है भाई, ये गलत है। लोक लेखा समिति नहीं, सीएजी लोक लेखा समिति का, तो जस्ट इसका उल्टा लिख दिया गया। लोक लेखा समिति भारत के सीएजी की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, ये बात सही है भाई। सत्य कथन की पहचान कर लीजिए, केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये आप जानते हैं कि सीएजी जो रिपोर्ट रखते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में, संसद की लोक लेखा समिति होती है जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7, वे सीएजी की रिपोर्ट की जांच करते हैं, ये बात सही है। तो इसमें केवल 2 सत्य है, यानी बी। आगे बढ़े। सीएजी के कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर सत्य कथन को छांटिए। ओके, सीएजी भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 कहता है कि भारत सरकार के संदर्भ में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे और राज्य सरकार के संदर्भ में प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे। बिल्कुल सही है। सीएजी संचित निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों का परीक्षण और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। बिल्कुल बात सही है, बी भी सही है, तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। आर्टिकल 149 में ऐसा लिखा हुआ है और उसी के तहत वो अपनी रिपोर्ट भी तैयार करता है। तो आर्टिकल 149 और 151 इन 2 अनुच्छेदों का संबंध है इससे। सीजीए के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लेखा महानियंत्रक भारत सरकार के केवल लेखा परीक्षण अंकेक्षण का कार्य करता है। बिल्कुल गलत है, लेखा परीक्षण का काम सीएजी करता है भाई, सीजीए थोड़ी करता है। सीजीए तो अकाउंटिंग का काम करता है। सीजीए की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। सीजीए का कार्यकाल 6 वर्ष, बिल्कुल गलत। उनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, उनकी तो रिटायरमेंट एज होती है। सीएजी का कार्यकाल जरूर 6 वर्ष होता है तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। असत्य छांटना है, तो 1 और 3 दोनों असत्य है। 1 और 3 यानी सी, 1 और 3 यानी सी इसका सही आंसर है, क्योंकि अपने को असत्य टालना था। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, बिल्कुल है, सही बात है। अनुच्छेद 80 में तो लिखा हुआ है कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। याद आया कुछ? बिल्कुल, अनुच्छेद 80 में ही लिखा हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। बिल्कुल ये बात सही है कि 250 सदस्य संख्या है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है, और अपने को टालना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं, यानी आंसर हो गया डी। निम्न में से कौन राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है? ओ, यानी ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करना बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या समाप्त करना हो, वो संसद के दोनों सदनों को इस संदर्भ में समान शक्तियां प्राप्त है। तो ये तो बात तो गलत हो गई भाई। आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, नहीं, ऐसे ही तो कोई प्रावधान है ही नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ही। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा का विशेष अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहेंगे अपने सभापति को अपदस्थ करने में क्या प्रॉब्लम है? अपदस्थ करने में प्रॉब्लम है। आर्टिकल 67 में लिखा हो पहल राज्यसभा करेगी, लेकिन लोकसभा की भी उसमें क्या चाहिए? सहमति चाहिए। इस वजह से डी को नहीं मानेंगे। इसका सही आंसर है सी, ये राज्यसभा की विशेषाधिकार वाली शक्ति है। भारत के सीएजी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सीएजी संघ सरकार के संदर्भ में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, जिसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। बिल्कुल बात सही है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों में गठित जिला परिषदों व क्षेत्रीय परिषदों के लेखाओं के प्रारूप का निर्धारण सीएजी करते हैं। बिल्कुल बात सही है। ये आपको बताया गया था सीएजी के कार्यों के संदर्भ में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों ही सही है, यानी आंसर इसका सी है। सीजीए के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, 1976 में यह पद स्थापित हुआ, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अकाउंटिंग करता है भारत सरकार की। सीजीए आईसीएस सेवा का अधिकारी होता है? बिल्कुल होता है साहब। सीजीए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन होता है? बिल्कुल होता है, ये व्यय विभाग के अधीन ही होता है। सीजीए राज्य सरकार का लेखाओं का लेखा परीक्षण और लेखांकन करता है? बिल्कुल गलत है, कोई रोल ही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, सही नहीं है। सीजीए का राज्य सरकारों के साथ कोई संबंध नहीं है। सीजीए केवल भारत सरकार के अकाउंटिंग का काम करता है। सीएजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वाह, सीएजी शुद्ध आगम का प्रमाण पत्र देते हैं? बिल्कुल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 279 जो भी पैसा एकत्रित होता है उस टैक्सेस के माध्यम से, उन टैक्सेस के माध्यम से जो पैसा एकत्रित होता है उसको एकत्रित करने में खर्चों को छोड़कर जो नेट प्रोसीड होती है उनका सर्टिफिकेट सीएजी देता है। सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में बहस तो हो सकती है परंतु मतदान नहीं। बिल्कुल सही है। सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते? बिल्कुल बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस विधि से हटाया जाता है उसी विधि से इनको भी हटाया जाता है, तो बिल्कुल ये बात गलत है। वो प्रसाद पर्यंत नहीं होता है और यही प्रश्न पूछा है कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? बिल्कुल गलत है। 2/3 नहीं होते हैं भैया, 1/3 होते हैं। तो कौन सा सही नहीं है अपने पास? तो पहला ही ऑप्शन आ गया। ये पूछा कौन सा सही है। ओके, एक तो गलत है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष? 3 वर्ष नहीं भैया, 2 वर्ष। तो ये भी गलत है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य बिल्कुल प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होती है? बिल्कुल सही, ये सही है भाई। ये तो चौथा ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। राज्यसभा के आधे सदस्य? बिल्कुल गलत। सी इसका सही आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा खुद का कोई कार्यकाल होता नहीं है और राज्यसभा के जो कुल सदस्य है
उनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो प्रश्न का आंसर है सी। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। राज्यसभा के सदस्य विधानसभा व विधान परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। अरे भाई, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। अपने को सही नहीं है टालना है, तो पहला तो गलत है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, बिल्कुल है। अभी बात करी थी अनुच्छेद 312। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से तो होता है, लेकिन गुप्त नहीं है, वो खुला मतदान प्रणाली। ये गलत है। तो अपने को कौन सा सही नहीं है? तो 2 तो सही है भाई, तो 2 वाले ऑप्शन को काट दीजिए, तो 2 तो इसी में है। 1 और 3 गलत है, तो 1 और 3 किस में है? डी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3 यानी डी। ये ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। राज्यसभा के सभापति के चुनाव उनके सदस्यों के द्वारा अपनों में से किए जाते हैं। बिल्कुल गलत। इसलिए गलत क्योंकि राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता ही नहीं है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये 64 में भी लिखा हुआ है और 89 में भी लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट गलत है। कौन सा असत्य है? तो पहला तो असत्य है भाई। राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों की 1/3, अरे 1/3 कोई बहुमत होता है क्या? बिल्कुल गलत है। 2/3 होना चाहिए ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। वर्ष 1954 व 1956 में लॉटरी द्वारा 2/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। देखिए, 1954 और 1956 ये 2/3 कैसे लिख दिया? 1954 में भी 1/3, 1956 में भी 1/3। तो लॉटरी द्वारा 2/3 सदस्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई, ये बात सही है। 1/3 1954 में हो गए, 1/3 1956 में हो गए, तो कुल मिलाकर 2/3 हो गए। तो 1954 व 1956 में लॉटरी द्वारा 2/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई, ये बात सही है। ये बात सही है। 54 में 1/3, 56 में 1/3, तो कुल मिलाकर हो गए 2/3। तो ये स्टेटमेंट सही है। और अपने को पूछा कौन सा असत्य है, तो पहला और दूसरा असत्य है भाई। इसलिए इसका आंसर है ए। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ऐसा सोचते हैं 1/1 तिहाई लिखते, 1/1 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहां तो 2/3 लिखा, तो दोनों को मिलाते तो 2/3 होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है 1 और 2 गलत है। लोकसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अग्रता ही विजेता मेथड से होता है। बिल्कुल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप से होगा। इसका मतलब अग्रता ही विजेता होता है। 1951-52 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए। बिल्कुल हुए थे। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच ये आम चुनाव हुए। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बिल्कुल गलत है क्योंकि अनुच्छेद 81 में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। तो आंसर हो गया सी। निम्न में से सामान्यतया लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, जिसकी गणना आप अच्छी तरह से जानते हैं। लोकसभा के प्रथम सत्र से इसकी अवधि काउंट की जाएगी। और बिल्कुल ना तो लोकसभा चुनाव के दिन से मतलब है, ना मतगणना से मतलब है। प्रथम सत्र जो है वहां से लोकसभा का टाइम पीरियड काउंट होगा। बिल्कुल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 ऐसी ही बात कहता है। आर्टिकल 83 लोकसभा की प्रथम जो बैठक होगी वहां से 5 वर्ष की अवधि काउंट होगी। लोकसभा अपनी निर्धारित अवधि से पहले भी भंग की जा सकती है। 6 लोकसभा अपनी निर्धारित अवधि से पहले भंग हुई है। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव अब तक 27 बार आ गया है
विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव सरकार खुद लेके आती है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 50 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब तक 5 बार लोकसभा समय से पूर्व भंग हो गई, बिल्कुल गलत, 6 बार भंग हुई है। लोकसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चूज करते हैं, बिल्कुल बात सही है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे, एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। तो कौन सा सही नहीं है? बी, लोकसभा अब तक 6 बार समय से पूर्व भंग हो चुकी है। मैच कीजिए, कर लेते हैं भाई मैच। क्या मैच करना है? अनुच्छेद पहले ये पढ़ ले, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा कहां लिखा हुआ? अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति लोकसभा के अधिवेशन, संसद के अधिवेशन बुलाते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये बात 85 में लिखी हुई है। तो बी नहीं, ABCD करते हैं यार, ये ठीक रहेगा। ए में 83 क्या है भाई? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, बिल्कुल ये बात 83 में लिखी हुई है, और इसी में लिखा हुआ है कि लोकसभा के ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल है इसके प्रथम दिन की बैठक से काउंट किया जाएगा। ए में 4, बी में 1 आ ही गया है 85 में। अनुच्छेद 84 में लोकसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता, बिल्कुल 84 में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों की योग्यता का उल्लेख 84 में है, तो सी में 3। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो डी में 2। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2 है, 4-1-3-2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 4-1-3-2, बिल्कुल। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लास्ट प्रश्न, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और टालना है कौन सा सही नहीं है। महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ऐसा अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है, संयुक्त बैठक भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सही है, और अपने को टालना कौन सा सही नहीं है। तो एक किस में है यार? आंसर आ गया, एक इसमें है, ये आंसर हो नहीं सकता, एक इसमें है, ये आंसर हो नहीं सकता, एक इसमें है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर निकाल दिया। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं, बिल्कुल उन्हें राइट टू ऑडियंस है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में ये बात लिखी हुई है, तो केवल 2 सही है भाई। तीसरा, महान्यायवादी के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है, बिल्कुल गलत है ये बात। तो अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? ये गड़बड़ हो रहा है भाई। अपने को टालना है कौन सा सही नहीं है। महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, पहले और दूसरा सही है। तीसरा, महान्यायवादी के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है, बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है। महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो अब कौन सा सही नहीं है? केवल 3 सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न यही पूछा है, कौन सा सही नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको पसंद आए होंगे। आप इसी तरह से टेस्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।